नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। याद करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों से भी मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लीजिए और देखिए चर्चा में अंत तक बने रहिए। तो सर, दिल्ली ब्लास्ट में अब जाँच शुरू हो चुकी है। एनआईए ने इसे हाथ में ले लिया है। बड़े ही चौंकाने वाले फैक्ट सामने आ रहे हैं। एक तो सर, जिन्हें समझते हैं कि ये मजबूर हैं, गरीबी के कारण बिक जाते हैं, लेकिन ये थ्योरी तो फेल हो गई, गलत साबित हुई। व्हाइट कॉलर आतंकी जाँच में सामने आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि ये हॉस्पिटल की नहीं, ये तो जन्नत की टीम निकली सर। नहीं, नहीं, ओसामा बिन लादेन तो इंजीनियर था। लादेन तो एक बहुत ही धनाढ्य परिवार का लड़का था। उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, तो वो क्यों आया? ये जो जिहाद चल रहा है दुनिया भर में और भारत में भी चल ही रहा है, काफी समय से चल रहा है। ब्रिटेन में आप देख लीजिए, अभी क्या हुआ है न्यूयॉर्क में, वो भी तो एक तरह का जिहाद ही है। और यहाँ भी हिंदुस्तान में भी, और खोज इनका बड़ा स्पष्ट है। और इसके लिए ये चूंकि मदरसे की देन है और जिस तरह की तालीम इनको दी जाती है उसमें तमाम तरह की बातें इनसे की जाती हैं। इनको सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, 72 हूरों के सपने दिखाए जाते हैं। तो फिर इनके लिए प्रायोरिटी जो है वो अपना परिवार नहीं है, या जो जिम्मेदारियां होती हैं वो नहीं है, कुछ और ही है। तो वही हम होते हुए एक्चुअल में देख रहे हैं हर जगह। अब ये कहना कि गरीब परिवार के लोगों को बहका फुसला करके AK-47 दे दी जाती है या उसको आत्मघाती दस्ते में तब्दील कर दिया जाता है, ऐसा है नहीं। जी। बहुत ऐसे ऐसे आतंकवादी अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग संगठनों की सरपरस्ती करते हुए देखे जाते हैं, जो बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो इनके मकसद तो एक्चुअल में पूरी दुनिया पर कब्जा करना है ना। और फिर रुखसती है, अंत है दुनिया का, यानी पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना इनकी हसरत है। जो नहीं माने उसको मार डालो। और ये केवल ऐसा भी नहीं है कि ये केवल भारत के हिंदुओं के खिलाफ ही चल रहा है। पाकिस्तान में देखेंगे तो CR सुन्नी में चल रहा है, सुन्नी और अहमदिया में चल रहा है। अलग अलग जो इनके इनके फिरके हैं उनके बीच में भी जो है ये सब चल ही रहा है। पठानों पठान जो है वो पंजाबियों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, पंजाबी मुसलमानों को। पाकिस्तान में ही देख लेना, बलूच अलग, पख्तून अलग, पंजाबी मुसलमान अलग, POJK का अलग, सिंध का अलग। तो ये इसके लिए तो एक्चुअल में भारत अब पूरी तरीके से तैयार है, भारतीय भी तैयार है कि ठीक है, अगर आप लोगों को यही मंजूर है तो हमें भी ये मंजूर है, लेकिन दूसरे तरीके से मंजूर है। और पहलगाम की जब घटना हुई थी, जेनोसाइड हुआ था जिसमें 26 हिंदुओं को मार डाला गया था, उनकी शिनाख्त करके, तो प्रधानमंत्री अपनी सऊदी की यात्रा को कट शॉर्ट करके वो दिल्ली वापस लौटे थे और उसी शाम CCS की बैठक बुलाई गई थी। और भूटान में प्रधानमंत्री ने कह भी दिया है कि हमारी एजेंसियां तह तक जाएंगी, इनको ढूंढ निकालेंगे, इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम के तार जैश के साथ जुड़ रहे हैं, तो जाहिर है मसूद अजहर का ही किया धरा है। और मैं आपके प्रोग्राम में भी और कुछ दूसरे प्रोग्राम्स में भी कह चुका हूं कि अगर आपने 6 और 7 मई की रात
जो 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए थे, जिसमें जैश का हेडक्वार्टर भी था, लश्कर का भी था, हिजबुल का भी था। और जैश के हेडक्वार्टर को जब आपने ध्वस्त किया तो उस समय इसका पूरा परिवार मारा गया था वहां पर। तो उसी समय इसने कहा था कि बदला लेंगे हम। तो वही हम देख रहे हैं। देखिए, 6-7 मई की रात को 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए थे, मई में किए गए थे। उसके ठीक 3 महीने बाद अगस्त में किसी समय ये फरीदाबाद में 2 गांव में किराए के मकान लिए गए और उनमें विस्फोटक और दूसरी सामग्री ला करके रखी गई। यहाँ ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में एक अध्यापन कार्य कर रहा था एक कश्मीर का, उसका मोहरा बनाया गया, उसको यहाँ मॉडलर बनाया और उसकी बातचीत पाकिस्तान में जो हैंडलर बैठा हुआ था उससे कराई गई, वीडियो कॉल कराई गई। 3 लोग, एक सहारनपुर से आदिल, एक ये मुजम्मिल और एक शाहीन या शाहीना जो भी है वो डॉक्टर लखनऊ में, इन तीनों के आपस में तार जुड़े हुए थे और इन तीनों के और भी बहुत लोगों से तार जुड़े हुए थे। अब तक सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है और यूपी एटीएस ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर, कई ठिकानों पर बहुत बड़े पैमाने पर छापेमारी की है और कई लोगों को हिरासत में लिया है। जी, जी। तो जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मिलकर के और सेंटर की जो खुफिया एजेंसियां हैं और दूसरी एजेंसियां हैं, उन सब ने मिलकर के इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इतना बड़ा तबाही का जो एक सामान लेकर के ये आए थे, जिसमें लाखों लोगों की हत्याएं की जा सकती थी। इनको समय कम मिला है, उसको अभी ये डिटोनेटर और दूसरी चीजें लगा करके पूरी तरीके से तैयार कर नहीं पाए थे। तो वो पकड़ में आ गया सारा, इनकी गिरफ्तारियां शुरू हो गई और तीनों डॉक्टर हैं ये। तो इनको गिरफ्तार जब किया गया तो ये उमर ने और इसके साथियों ने सोचा कि अब जितना भी ये बचा हुआ है इसको कहीं उड़ा दो, कुछ लोग तो मारे जाएंगे। एक थ्योरी ये चल रही है कि उड़ाने के लिए नहीं गए थे ये, इसको कहीं ठिकाने लगाने के लिए गए थे, कहीं दूसरी जगह छिपाने के लिए गए थे। पर सवाल ये है कि अगर आपके पास कोई जगह नहीं थी छिपाने के लिए तो सुबह 8:04 पे आप एंटर होते हैं बदरपुर बॉर्डर से फरीदाबाद की तरफ से दिल्ली की सीमा में और शाम तक आप घूमते रहते हैं पूरी दिल्ली में और शाम को 6:00 पर आप चांदनी चौक, सुभाष रोड जा करके आप उसको उड़ाते हैं। तो कर रही है अब एजेंसियां, एनआईए ने अपने हाथ में लिया है। एनआईए तभी हाथ में लेती है जब अंतर्राष्ट्रीय लिंक्स होते हैं किसी घटना के और वो टेरर से रिलेटेड घटना होती है। तो प्रधानमंत्री लौट रहे हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके बाद फिर लाइन ऑफ एक्शन जो है वो तैयार होगा। लेकिन सर, एक चीज मैं और समझना चाहती हूँ, जैसा कि आपने कहा पहलगाम के बाद मोदी जी ने हिंदी और अंग्रेजी में चेतावनी दी थी एंड अगेन ये दिल्ली ब्लास्ट के बाद उन्होंने फिर से खुली चेतावनी दी है और आज सीसीएस की मीटिंग भी है। तो इसे क्या समझा जाए? ऑप सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी? कह करके मोदी जी कोई कार्रवाई करते नहीं हैं। उसको समझना पड़ता है कि क्या होने जा रहा है, कब होने जा रहा है, टारगेट क्या है और जिम्मेदारी किसको सौंपी जा रही है, इसके सिर्फ आप अंदाजे लगा सकते हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से वो आईएनएस विक्रांत पर गए थे और वहां जाकर के, और उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि थल सेना सर्जिकल स्ट्राइक कर चुकी, वायुसेना बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर चुकी और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें थल सेना भी, वायुसेना भी और एक छोटा सा काम नौसेना को भी सौंपा गया था। इन सब ने मिलकर के डीआरडीओ, आपका इसरो जो सैटेलाइट देख रहे थे, ऊपर से काम कर रहे थे, उन सब ने एक समग्रता में मिलकर के काम किया था
जिसका लोहा पूरी दुनिया ने माना है, बहुत सारे संपन्न और विकसित देशों ने भी माना है। पेंटागन ने दिलचस्पी दिखाई, फ्रांस ने दिलचस्पी दिखाई, ब्रिटेन ने दिलचस्पी दिखाई। वो टेक्निक जानना चाहते थे कि भारत ने बिना सीमा पार किए ये करिश्मा कैसे किया कि बिल्कुल जिसको कहते हैं कि पिन पॉइंट अटैक करना और टारगेट को ध्वस्त कर देना। तो जाहिर है दुनिया बदल गई है और भारत ने भी दिखाया है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं हर चुनौती का सामना करने के लिए। इस बात की आशंका तो जाहिर की ही जा रही थी और लोग बात कर ही रहे थे कि मसूद अजहर का चूंकि परिवार पूरा खत्म हो गया है, मारा गया है, तो वो चुप तो बैठेगा नहीं और कुछ ना कुछ खुरापात करेगा और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि पाकिस्तान को निर्णायक डोज दिलवाने में वो ही मदद करेगा। तो उसने कर दी एक गलती, एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। इन लोगों को शायद ये इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि पहले जो ये कहीं भी सीरियल धमाके करते थे, कहीं भी बम फोड़ते थे, ट्रेन में भी और हवाई अड्डों पर भी और दूसरी जगहों पर भी, भीड़ भरे बाजारों में भी, तो अब वो सिचुएशन ये क्रिएट नहीं कर सकते। ये पकड़ में आने ही आने हैं। कोई ना कोई ऐसा कहीं ना कहीं कुछ सुराग और सबूत छोड़ करके जाएंगे ये, जो हमारी एजेंसियों के तुरंत रडार पर आ जाता है और वही हुआ है इस मामले में। इनको इनकी जो संदेश थे, इनके जो फुटप्रिंट थे, वो सब पकड़े गए और अल्टीमेटली धरे गए ये लोग। इनका पूरा जितना भी मंसूबा था वो भी ध्वस्त किया गया और इनका जितना भी सामान आया था, अब वो सामान कैसे आया है, किस किस के जरिए आया है, किस रास्ते से आया है, ये अगेन एक पूरी इन्वेस्टिगेशन का मसला है। और एनआईए ने अगर इन्वेस्टिगेशन हाथ में लिए तो हम देखेंगे कि अगले कुछ समय में बहुत सारे खुलासे और भी होंगे। सर, इधर देखिए, नोटम पे नोटम चल रहा है, पूरा अरेबियन सी, हमने पहले भी बात की थी, लेकिन 13 तारीख से एयरफोर्स का भी नोटम ऑलरेडी जारी किया जा चुका है। लेकिन ये सब स्थितियां देखते हुए या दिखाने के लिए पाकिस्तान ने भी एक फ्रेश नोटम जारी किया है, तो उन्हें कुछ डर है क्या? जो कुछ हुआ है 6-7 मई की रात को और 9-10 मई की रात को, उसके बाद भी नहीं डरेंगे क्या ये लोग? तो वो तो बहुत बुरी हालत में है, बहुत बुरी हालत में है। और ये जो सऊदी अरब से डिफेंस डील किए बैठे हैं, डिफेंस पैक्ट किए बैठे हैं कि जी जी। किसी भी एक देश पर कोई हमला होगा तो वो दूसरा देश मानेगा कि उसके ऊपर हमला हुआ है। तो क्या कर लिया सऊदी अरब ने जब अफगानियों ने इनको ठोका है पश्चिमी सीमा पर? आया क्या सऊदी अरब इनकी मदद के लिए पाकिस्तान की? या जब हम छिताई करेंगे इनकी तो आएगा क्या अमेरिका इनको बचाने के लिए? या चीन आएगा क्या? या सऊदी अरब आएगा क्या? तो उनको अपनी जान बचानी है या पाकिस्तान की जान बचाओ? और पाकिस्तान की जान कोई बचाएगा क्यों, सिवाय इसके कि रूस को नियंत्रित किए रखने के लिए या वहाँ जो मिनरल्स हैं उन पर कब्जा बनाने के लिए, या अगर कोई तेल के कुओं की संभावना है बलूचिस्तान से लगते हुए कोस्टल एरिया में, उसका दोहन करने के लिए या उसकी खोज करने के लिए और आगे की संभावनाओं को में अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, या डोनाल्ड ट्रंप का जो दामाद है कुशनर, उसका जो क्रिप्टो का बिजनेस है, तो उसको उसका दोहन करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की नज़र में ये आसम मुनीर और दूसरे लोगों, इनकी औकात ही क्या है? कुछ भी नहीं है। यूज एंड थ्रो अमेरिका की नीति रही है हमेशा दुनिया भर में, यूज करो और फेंक दो, यही औकात है इनकी। तो बहुत जल्दी वो समय भी आएगा, पर मुझे लगता है कि ये जो कुछ कांड इन्होंने करने की कोशिश की थी या कर भी दिया है थोड़ा सा लाल किले के पास,
ये इनको बहुत महंगा पड़ेगा। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि खाली एक मोर्चे पे इस बार कार्रवाई नहीं होगी, पश्चिमी मोर्चे पर भी होगी और पूर्वी मोर्चे पर भी होगी, यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों का इलाज एक साथ किया जाएगा। सर एक मोर्चा इंडोर में भी है, मैं विपक्ष की बात कर रही हूँ, अब इन्हें कवर फायर दे रहा है और बार-बार ये शोर मचा रहे हैं कि बिहार चुनाव के चलते ये सब हुआ है। मतलब ये कौन-सी थ्योरी पे निकल पड़े हैं? नहीं, उनकी क्या भूमिका है इसमें कि वो यहाँ रहेंगे तो भारतीय सेनाओं का कोई मनोबल बढ़ जाएगा, या यहाँ नहीं रहेंगे तो हमारी सेनाओं का कोई मनोबल गिर जाएगा। तो ये तो यहाँ रह कर के भी इनको रायता ही फैलाना है, गालियाँ ही बकनी है। मोदी जी को भी और सेना के पराक्रम पर इनको सवाल ही खड़े करने हैं हमेशा। तो ये कहाँ रहें, कहीं ना रहें, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और सीमा में, मर्यादा में जो एक लोकतांत्रिक तौर तरीके होते हैं, उसमें विपक्ष अगर सिक्योरिटी को लेकर के अगर कोई घटना हो गई है, तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, चौंकाने वाली बात नहीं है, आपत्तिजनक बात भी नहीं है। डेमोक्रेसी है, आपको हक है सिक्योरिटी को लेकर के आप सवाल खड़े करें। लेकिन जब राष्ट्र हित की बात होती है, जब राष्ट्र की अस्मिता पर प्रहार होते हैं, उसको घायल करने की कोशिश की जाती है विदेशों के द्वारा, ऐसे में अगर आप देश के साथ नहीं खड़े हैं, तो फिर मतदाता ही आपका फैसला करेंगे समय आने पर, आपको कहाँ रहना है और आपका स्थान क्या है। लेकिन सर ये इनके दिमाग में ये कैसे आया कि बिहार चुनाव के चलते ये सब किया गया है? फैला तो यही रहे हैं ना ये 2 दिन से। ये नहीं फैला रहे हैं जो एक्चुअल में वास्तव में विपक्ष का काम कर रहा है और गैर जिम्मेदार विपक्ष का काम कर रहा है इकोसिस्टम। वो इस तरह की बातें फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो इन लोगों को थोड़ा-सा आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि जो हरियाणा का चुनाव जीता था भारतीय जनता पार्टी ने, उसके पहले कौन-सा बम फोड़ा था? या महाराष्ट्र का चुनाव जब जीता, एक तरफ़ा जीत दर्ज की, तब कौन-सी आतंकवादी वारदात हुई थी? या दिल्ली में जब चुनाव जीता गया और यहाँ मुख्यमंत्री बनी रेखा रेखा गुप्ता, तब कौन-सी ऐसी वारदात हुई थी? किसी के मुँह को आप पकड़ नहीं सकते हैं, मुँह के सामने बहुत बड़ा मैदान है, खुला आसमान है, जिसको जो बकना होता है, वो बकता है। अब ये जनता भी इनके खेल और इनके तौर तरीके समझ चुकी है, तो इसलिए ये दया के पात्र हैं, गुस्से के भी नहीं। तो सर आज जो सीसीएस की बैठक है उसमें बहुत कुछ तय होगा, बहुत बड़े निर्णय भी लिए जा सकते हैं क्योंकि इसमें तमाम सारे सैन्य अधिकारी भी हो सकते हैं और वो सब सलाह-मशवरा करेंगे, तो ये सब देखना बहुत दिलचस्प। जी, श्योर। सीसीएस की बैठक देखिए जब बुलाई जाती है, जब सेना से जुड़े हुए या रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए मसले होते हैं। आपको कोई खरीदी करनी है, आपको बजट के लिए एलोकेशन करनी है, या कोई बहुत विपरीत स्थितियाँ, परिस्थितियाँ राष्ट्र के समक्ष उत्पन्न हो गई हैं, तो सीसीएस की बैठक होती है। और इस महत्वपूर्ण बैठक में जो आर्थिक, विदेश नीति और रक्षा नीति से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी चिंताएँ हैं, उन पर चर्चा होती है। तो इसमें वित्त मंत्री भी बैठते हैं, इसमें गृह मंत्री भी बैठते हैं, इसमें रक्षा मंत्री भी बैठते हैं, विदेश मंत्री भी बैठते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठते हैं। इसके अलावा हमारे तीनों सेना प्रमुख अगर प्रधानमंत्री ये ज़रूरत महसूस करें तो उनको भी बुलाया जा सकता है, और जो हमारे सीडीएस हैं उनको भी बुलाया जा सकता है, या उनको अलग से बैठा करके बात की जा सकती है। लेकिन सीसीएस की बैठक में उनसे जुड़े हुए तमाम बिंदु
जितने भी एंगल हैं उन सब पर ठोक बजा करके चर्चाएं होती हैं। जो हमारे सीडीएस हैं, जो तीनों सेना प्रमुख हैं, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जो हमारे आईबी के निदेशक हैं, जो रॉ के डायरेक्टर हैं, महानिदेशक हैं, वो सब बैठ करके रक्षा सुरक्षा से जुड़े मोर्चों पर क्या क्या तैयारियां हैं, किस किस तरह के इनपुट्स हैं उनके पास, अलग अलग राज्यों को लेकर के, क्षेत्रों को लेकर के, सरहद को लेकर के, हमारी सेना कितनी तैयार है, और अगर कोई बड़ा ऑपरेशन करना है तो उसके लिए कितनी तैयारी है, और अगर बड़ा ऑपरेशन होता है तो किस किस तरह की चुनौतियां सामने वाले देश की तरफ से भी पेश की जा सकती है। सारे बिंदुओं पर जो है सीसीएस की तो बैठक बुलाना ऐसे समय जी, जबकि जी। एक बड़ा ब्लास्ट हुआ हो और इतना बड़ा साजो सामान बरामद किया गया हो और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हों, तो ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। और नहीं भूलना चाहिए हमें कि प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, स्थगित भी नहीं हुआ है, पॉज किया गया है, ये जारी है, गोइंग ऑन है। तो ऑपरेशन सिंदूर अगर गोइंग ऑन है तो कोई भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है, और इन बड़े फैसलों में अगर हम पिन पॉइंट करके उनके 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर सकते हैं, अगर उनके रडार, उनके एयर डिफेंस सिस्टम, उनके एयरबेस को ऑपरेशनल लायक नहीं छोड़ते हैं, तो आप ये तय मानिए कि अगर ऑपरेशन 2 शुरू होता है तो इस बार जो आतंकी सरगना बैठे हुए हैं वहां पर, जहां भी बैठे हुए हैं, क्योंकि पिन पॉइंट जब आप कार्रवाई करते हैं इसका मतलब आपके पास पुख्ता जानकारी है कि आपको कहां पर ब्रह्मोस को या दूसरे जो हमारी मिसाइलें हैं उनको टारगेट अचीव करना है, तो वो सारी सूचनाएं हमारे पास ऑलरेडी हैं। और जिस तरीके से अज्ञात वीरों ने वहां पर सैकड़ों वांछित आतंकवादियों को खत्म किया है, ये भी शो करता है कि आईबी और रॉ के जो लोग हैं वो वहां काम कर रहे हैं। तो जो एनएसए हैं, अजीत डोभाल साहब, उनकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। हमारे विदेश मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, और नो डाउट घर के भीतर हुआ है तो गृह मंत्री, सबकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। इसलिए कल आज की बैठक और आने वाले जो 2-4 दिन हैं इनमें बहुत कुछ घटने वाला है। आपने सही कहा सर, और इस बैठक में इसको जानना समझना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इसमें क्या होता है। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद।